तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा पहले वो पढ़ लेना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जो राजा था यानी जो लुईस 16 था, उसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी बीवी में ही लगा रहता था दिन रात, और हो सकता है ये वाला गाना गाता रहता हो, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा। लोगों पे कोई ध्यान नहीं था, टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था, तो लोग उससे क्या हुए, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और लोग प्रोटेस्ट यानी विरोध के लिए रेडी हो चुके थे। एंड द इकोनॉमी वॉज गोइंग डाउन कॉन्टिन्यूसली। भाई क्योंकि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, उसने बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था, युद्ध जो लड़े थे उसने उनके लिए, तो इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो उसने कई तरह के टैक्सेस लगा दिए थे, महंगाई बढ़ रही थी और जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब वो सारे जो पैसा उसने उधार लिया हुआ था वो सब पूरा करने के लिए लुईस 16 ने क्या किया, उसने टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज पे और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, तो जनता और ज्यादा परेशान हो गई। एट दैट टाइम ओनली किंग हैड नॉट द सोल पावर टू इंक्रीज द टैक्स। लेकिन एक बात है, जो टैक्स बढ़ाने के लिए जो पावर थी वो केवल राजा के पास नहीं थी। ही हैड टू कॉल स्टेट जनरल मीटिंग। हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, 3 स्टेट थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके लिए राजा को पहले एक मीटिंग करनी पड़ती थी स्टेट लोगों से, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन स्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लीडर्स फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स यूज्ड टू कम। अब ये जो मीटिंग होती थी, अब मीटिंग में तो ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा शहर आ जाएगा, पूरा का पूरा फ्रांस आ जाएगा। जो मेन लोग हैं, मेन रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, वो आ जाएंगे और उनकी अगुवाई में क्या होगी, वो मीटिंग होगी। एंड देन टैक्स प्रपोजल वर पास्ड, और उसके बाद टैक्स प्रपोजल पास होंगे। जैसे तुम प्रपोजल वर्ड का नाम सुना, मुझे पता चल गया तुमने अपनी वाली का नाम सोच लिया। बेटे मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये वो वाला प्रपोजल नहीं है, ये है टैक्स प्रपोजल की बात चल रही है। मुझे पता है कि ये वाला जो टाइम जो चल रहा है बेटा, लॉकडाउन वाला, तुम्हें अपने चांद की याद आ रही है ना, स्कूल वाले, चांद छुपा बादल में। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम स्टेट जनरल मीटिंग टुक प्लेस इन 1614। जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी, क्या नाम है, स्टेट जनरल की, वो हुई थी 16 से 14 में, 1614 में, ठीक है। एंड ओनली मोनार्क हैड द पावर टू कॉल स्टेट जनरल मीटिंग। केवल जो राजा के पास ये पावर होती थी वो मीटिंग बुलाने वाली। ओए राजा की शक्ल देख लो। बस यार कभी कभी ना, पता है मुझे ये लगता है, ये जो क्राउन ये जो पहनते हैं सिर के ऊपर, यार खुजली बड़ी होती होगी कसम से। So on 5th May 1789, Louis 16 called a meeting of State General to increase taxes। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। किस दिन उसने मीटिंग बुलाई, 5 मई 1789 को उसने अपनी वो जो मीटिंग थी बुला ली कि भाई टैक्स बढ़ाए जाएं, क्या किया जाए। दैट डे 600 पीपल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वर देयर। दैट मीन्स 300 फ्रॉम ईच स्टेट। मीन्स क्या कह रहा है, देखो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जब राजा ने मीटिंग बुलाई तो उस दिन 300 लोग तो आए फर्स्ट स्टेट से, 300 लोग आए सेकंड स्टेट से, एंड 600 पीपल वर देयर फ्रॉम थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट से 600 लोग आए। यानी टोटल कितने लोग हो गए, 300 300 600 1200 लोग हो गए, ठीक है। अब ये जब भी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह चलती थी तो इसमें एंट्री नहीं मिलती थी किनको, फार्मर्स यानी किसानों को, आर्टिस्ट लोगों को और फीमेल्स को, ठीक है। People from third state brought their demands in 40,000 words, but they were not fulfilled। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपनी डिमांड लिख के लाए एक लेटर में, लेकिन उनकी जो कोई भी डिमांड है वो पूरी नहीं है। अब भाई साहब लेटर तो ऐसे लिख के लाए कि कोई सिंपल लेटर नहीं, लव लेटर है कि सुनते ही वो हाँ कर देंगी और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। अब क्या हुआ, जब थर्ड स्टेट के लोगों की जब ये बात नहीं मानी गई, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। अब ऑल 3 जनरल स्टेट के पास होता क्या था, सबके पास एक एक वोट होता था। मतलब जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं यानी कि जिसमें पोप वगैरह और जो चर्च से रिलेटेड लोग होते थे, एक वोट उनका होता था, एक वोट नोबल लोगों के पास होता था, मतलब राजा और मंत्री वगैरह, और एक वोट होता था मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट के लोग भी भाई साहब सियाणे थे तुम्हारी तरह, एक नंबर के चालू। कैसे, उन्हें पता था, थर्ड स्टेट पीपल न्यू दैट इफ इन वोटिंग सिस्टम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट कम टुगेदर। उन्हें पता था कि
ऑलरेडी इन दोनों ने मिलके हमारी, बस समझ जाओ आप क्या कर रखा है इन्होंने, ठीक है भाई, क्योंकि ये दोनों इन्हें मिलके परेशान करते थे, इनसे टैक्स लेते थे। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों के दिमाग में ये वाली बात आ गई कि अगर ये दोनों मिल गए अपने वोट में तो ये हम पे और ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। सो थर्ड स्टेट वांटेड अ चेंज इन द वोटिंग सिस्टम। तो इसलिए इन्होंने मांग करी कि भैया हमें वोटिंग सिस्टम बदलना है। इन्होंने क्या मांग रखी? दे वांटेड दैट एवरी मेंबर ऑफ द असेंबली हैव द वोट। उन्होंने कहा असेंबली में जितने भी लोग आए हैं, देखो ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो सिस्टम क्या चला रहा था, सिस्टम ये चला रहा था, एक वोट क्लर्जी के पास है, एक नोबिलिटी के पास और एक थर्ड स्टेट के पास, यानी टोटल वोट 3 है। जहां पे भी 2 वोट मिल गए वो जीत जाएंगे, समझ रहे हो। तो इन्होंने थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि ये जो रूल चल रहा है ये नहीं चलेगा, हम चाहते हैं कि जितने भी मेंबर हैं वो सब वोट करें। तो देखो पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओल्ड सिस्टम क्या था, एक स्टेट एक वोट। लेकिन नया वाला सिस्टम जो ये चाहते थे थर्ड स्टेट वाले, ये क्या चाहते थे, 1 मेंबर 1 वोट। समझ गए ये कौन सी चाल पत्ती खेल रहे हैं भाई? ये चाह रहे हैं कि अगर हम 600 हैं और ये 300 हैं तो हम 600 के 600 हमारे ज़्यादा वोट हो जाएंगे, इस तरह से, समझ रहे हो। बट किंग सेड नो फॉर दिस। राजा ने कहा बस तुम्हारे घर की सरकार है क्या है? राजा ने मना कर दिया। सो थर्ड स्टेट पीपल वेंट आउट ऑफ असेंबली टू प्रोटेस्ट। अब थर्ड स्टेट वालों ने भी कहा बहुत सुन ली तेरी बातें, अब दिखाते हैं तुझे, ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, भाग गए वहाँ से, मतलब चले गए वहाँ से। ऑन 20 जून 1789, 20 जून को क्या हुआ, 1789 में थर्ड स्टेट के लोग मतलब इकट्ठा हो गए टेनिस कोर्ट के बाहर वर्सली में, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। अब उन्होंने कह दिया भाई साहब हमें ना राजा चाहिए ना पोप चाहिए, मतलब हमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग नहीं चाहिए, हम ही खुद अपनी असेंबली बनाएंगे, हम ही खुद अपना कानून बनाएंगे, अब तो जो हैं वो हम हैं। They decided that they would write the constitution of France and very limited powers would be given to king. अब इन लोगों ने, गुस्से तो थे ये लोग, अब इन्होंने कहा जब हमारी मांग सुनी नहीं जा रही, हम जो लेटर लिखे गए थे जब उसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इस बार जो राजा की पावर्स को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया जाएगा, बहुत कम कर दी जाएंगी उसकी पावर। दे टुक एन ओथ दे वुड नॉट लीव द प्लेस अनलेस दे राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और उन्होंने ये शपथ खाई, हम कसम खाते हैं कि जब तक हम फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख लेंगे, ठीक है, तब तक हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आज टट्टी निकल जाए भाई साहब। दे वर बीइंग लेड बाय 2 पीपल। इन लोगों को जो लीड कर रहा था वो 2 लोग लीड कर रहे थे। नंबर 1 मिराबियो और दूसरा है अबेसियस, ठीक है, मिराबियो और अबेसियस। अब इन दोनों की खास बात सुनो। नोट, मिराबियो वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली, दैट मीन्स ही बिलोंग टू सेकेंड स्टेट। देखो ध्यान रखने वाली बात यह है मिराबियो की, जो मिराबियो थर्ड स्टेट का नहीं था, ऐसा नहीं था कि पुअर आदमी है, गरीब आदमी है या उसे टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अच्छा आदमी था, उसने फील हुआ कि यार थर्ड स्टेट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो फिर सेकंड स्टेट का होते हुए भी, जबकि उसे प्रिविलेजेस मिलते थे, लेकिन फिर भी बेचारे ने थर्ड स्टेट के लोगों का साथ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था, जहां कहीं भी भाई साहब स्पीच देने खड़ा हो जाता था, अच्छे अच्छों की पैंट गीली कर देता था। इसके बाद जो दूसरे भाई साहब थे, अबेसियस, हाँ अबेसियस, यार नाम भगवान जाने कैसे कैसे रखते हैं, वॉज अ प्रीस्ट एंड ही रॉट अ बुक नेम्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये कौन था? ये प्रीस्ट था। अब देखो प्रीस्ट लोग किस में आते थे, याद करो, फर्स्ट स्टेट में आते थे, ठीक है। ये एक प्रीस्ट था और इसने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है। इस बुक का नाम याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो। द टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन पीपल वर एंग्री। अब आपको तो पता ही है भाई, ना तो उनकी डिमांड मानी जा रही थी, ना उनका वोटिंग सिस्टम माना जा रहा था, ना उन्होंने जो लेटर में लिख के लाए थे ना वो बात मानी, उनके टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ऊपर से जो क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ड्रॉट, और जो कंडीशंस थी, वेदर कंडीशंस थी, उसकी वजह से, सूखे की वजह से जो फसल वगैरह थी वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और भाई साहब ब्रेड प्राइसेस वर इंक्रीजिंग अ लॉट, और जो ब्रेड के जो प्राइस थे वो आसमान चूम रहे थे। अब चूमने की बात तो होगी भाई साहब, फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो फ्रेंच किस की तरह कुछ तो चूमेंगे, तो यहाँ की ब्रेड भी ऐसी है।
As we have already read that on 14 July 1789 people of France attacked on Bastille. मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि 14 जुलाई 1789 को लोग इतने ज़्यादा गुस्से हो गए थे कि उन्होंने बेस्टिल, और बेस्टिल मैंने क्या बताया था पिछले पार्ट में आपको, वो एक जेल थी, वहाँ पे लोगों ने अटैक कर दिया. द लुइस 16 कुड नॉट डू एनीथिंग, और वो इतना ज़बरदस्त अटैक था कि राजा कुछ भी नहीं कर पाया. इसी बीच में क्या हुआ, ये अफवाह फैल गई. रूमर स्प्रेड इन ऑल ओवर कंट्री दैट सेकंड स्टेट पीपल हैव सेंट सम पीपल टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स. ये अफवाह फैल गई देश के कोने कोने में कि सेकंड स्टेट के लोगों ने कुछ लोगों को भेजा है थर्ड स्टेट के लोगों की क्रॉप्स यानी फसल को खराब करने. अब भाई साहब किसान आदमी पूरे साल भर पसीना बहाए मेहनत करे और उसे ये पता चले कोई हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करने आया तो भाई साहब सुलगेगी. Hearing this, farmers were more angry now. They started attack on families of nobles. अब जैसे उन्होंने सुना कि सेकंड स्टेट के लोग आ रहे हैं भाई साहब हमारी क्रॉप्स को खराब, वो तो और ज़्यादा आग बबूला हो गए. अब उन्होंने नोबल्स की फैमिली, और नोबल्स कौन है, सेकंड स्टेट के लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ पे अटैक करना शुरू कर दिया. नोबल्स फैमिलीज वर लूटेड एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर बर्न. और इन्होंने देख रहे हो भाई साहब लूट लिया, जो भी माल है हमारे हवाले कर दो, और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मतलब उनके पास, मतलब लैंड वगैरह को, ज़मीन जायदाद के रिलेटेड, वो उन्होंने जला दिए. फ्यू नोबल्स रेन अवे एंड फाइनली लुइस 16 हैड टू बो डाउन. और जो कुछ नोबल्स अपनी जान बचा के भाग गए और फाइनली राजा को झुकना पड़ा, और ये राजा झुक गया. भाई साहब खड़ा हो जा, ये बहुत खतरनाक पोजीशन है बेटे जल्दी उठ जा. अब क्या चेंजेस आए उसके बाद, चेंजेस आए. प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर अबॉर्टेड. जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भाई साहब इन्हें तरह तरह के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, बार बार ये चर्च भी टैक्स ले रहा है, राजा भी टैक्स ले रहा है, उनका काम भी कर रहे हैं. पावर ऑफ लुइस 16 रिड्यूस्ड. दूसरा क्या था, जो पावर थी राजा की वो घटा दी गई. चर्च लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन फार्मर्स. हमने पढ़ा था ना पार्ट 1 में, चर्च के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, चर्च से ज़मीन छीन ली गई और फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई. हमने पार्ट 1 में एक टैक्स के बारे में पढ़ा था, टाइथ, ठीक है, तो वो जो डायरेक्ट टैक्स लगता था वो भी ख़त्म कर दिया गया. ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट, दीज ऑल डिसीजन टुक प्लेस ऑन 4 अगस्त 1789. 4 अगस्त 1789 की रात को ये सारे डिसीजंस लिए गए. अब फ्रांस में क्या चेंज आए, पहले फ्रांस में मोनार्की शासन चलता था. मोनार्की मतलब राजा का शासन. राजा ने कह दिया यहाँ सड़क बनेगी, राजा ने कह दिया उस वाली लड़की को हमारे कैबिन में भेजो, थोड़ा बातचीत करनी है ज़रूरी, तो लेकिन अब कौन सा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि राजा अब है ही नहीं, राजा है, लेकिन अब एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट के थ्रू काम होगा, उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, सब डिसीजन लेंगे, उस हिसाब से काम किया जाएगा जो सबके हित में हो. नेशनल असेंबली मेड रियल कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. और फाइनली नेशनल असेंबली ने असली कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1791 में. और इसका जो पर्पस था वो क्या था, राजा की जो पावर है उसे कम करना. अब गवर्नमेंट बनाई गई और गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. कौन कौन से, आपने शायद पढ़ा ही होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल. अब मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जो लेजिस्लेटिव होता है उसका काम क्या होता है. जो लेजिस्लेटिव है उसका काम है लॉ को बनाना, किसी भी रूल को फॉर्म करना. एग्जीक्यूटिव का काम है ये देखना कि भाई वो लॉ फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे. और जुडिशियल का काम है कि अगर कोई अन्याय हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ या किसी ने रूल तोड़ा है तो उसे सजा देना. ये किसका काम है, जुडिशियल का काम है. ठीक है जी. अब फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं जल्दी से. हमें पता है कि फ्रांस की जो आबादी है वो 28 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन लोग ही वोट डाल सकते थे. अब आप कहोगे सर फ्री, ऐसा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, समझो इस चीज को. Those 4 million people used to elect 50,000 people and a judge as well. अब देखो भाई, जो 28 मिलियन लोग थे, 28 मिलियन, उनमें से 4 मिलियन सिलेक्ट हुए. वो 4 मिलियन लोग क्या करते थे, अपने बीच में से 50,000 लोगों को सिलेक्ट करते थे. ठीक है, और फिर वो 50,000 लोग क्या करते थे, अपने बीच में से 745 लोगों को चुनते थे जो कि नेशनल असेंबली का हिस्सा बनते थे. और ये जो 745 लोग हैं ये डायरेक्ट राजा के कांटेक्ट में रहते थे. मतलब राजा को कोई पॉलिसी बनानी है, कोई रूल फ्रेम करना है, मतलब राजा की जो पावर्स हैं उस पर नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे. भाई पहले क्या था, पहले ये सब प्रोसेस नहीं था, पहले राजा ने जो कह दिया वही चलेगी.
लेकिन किंग के पास एक पावर थी, किंग हैड वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है? नथिंग विल टेक प्लेस विदाउट किंग्स कंसेंट। मतलब ठीक है, कुछ चेंजेस आ गए थे, राजा की पावर कम हो गई थी, कुछ टैक्स घटा दिए गए थे, चर्च की ज़मीन छीन के वापस से किसानों को बांट दी गई थी, लेकिन अभी भी राजा के पास ये पावर थी कि कोई भी अगर नई चीज़ होगी, कोई नई पॉलिसी बनेगी, कोई नया रूल बनेगा, कोई नया कानून बनेगा, तो राजा की बिना अनुमति के नहीं बनेगा, मतलब राजा के प्रेजेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि राजा को बिल्कुल दरकिनार कर दोगे। नेशनल असेंबली यूज टू कीप कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स एज वेल। अब जो नेशनल मिनिस्ट्री थी, नेशनल असेंबली थी, वो जो राजा के मंत्री होते हैं ना, उन पे भी देख रहे हो नजर रखती थी। देख रहे हो, ओए होए होए। इफ वी ऑब्जर्व वी फाइंड दैट फ्रेंच सिटीजन यूज टू सिलेक्ट नेशनल असेंबली। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जो नेशनल असेंबली जो फ्रांस की जो चूज करते थे वो सिटीजन ही चूज करते थे। कैसे? 28 मिलियन लोग थे, 28 मिलियन लोग किसको चूज करते थे? 4 मिलियन को। 4 मिलियन क्या करते थे? 50,000 को। 50,000 क्या करते थे? 745 को। और वो 745 क्या करते थे? राजा पे डायरेक्ट। तो सिटीजन, सिटीजन से इलेक्टर्स और इलेक्टर्स से नेशनल असेंबली। नाउ लेट्स रीड अबाउट द पीपल हु कुड वोट। अब हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में, फ्रांस में हर आदमी वोट नहीं कर सकता था, तो ऐसे लोग जो वोट कर पाते थे उन्हें बोलते थे एक्टिव सिटीजन, और ऐसे लोग जो वोट नहीं कर पाते थे उन्हें बोलते थे पैसिव सिटीजन। यार ये तो वही वाली बात होगी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। चलो पढ़ लेते हैं आगे। तो एक्टिव सिटीजन होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए थी? एक्टिव सिटीजन केवल वो पर्सन होगा जो मेल हो, यानी कि फीमेल वोट नहीं कर सकती थी, एक्टिव सिटीजन में नहीं मानी जाएगी। दूसरा, उसकी उम्र, उसकी जो एज है वो 25 या 25 से ज़्यादा हो। तीसरा, वो कम से कम इतना टैक्स तो देता हो जितना एक मजदूर की 3 दिन की दिहाड़ी, यानी कि 3 दिन का जितना उसे पैसा मिलता है एक मजदूर को, जितना पैसा वो देता है, ठीक है, इतनी। मोस्टली दीज पीपल वर चूजन फॉर, दोज पीपल वर चूजन फॉर नेशनल असेंबली मेंबर्स हु पेड मैक्सिमम टैक्सेस। ज़्यादातर वो लोग नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुने जाते थे जो सबसे ज़्यादा क्या देते थे? टैक्स देते थे। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें क्या क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जाहिर सी बात है, जो संविधान होता है उसमें सब लोगों को बराबर अधिकार मिलते हैं, तो सबको मिला। वही घिसी पिटी बातें हैं पुरानी। राइट टू स्पीच मतलब बोलने का अधिकार मिला, भाई जिसका जो मन करेगा वो बोल देगा। राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोग कानून के बराबर के सामने बराबर हैं, चाहे सलमान खान हो चाहे कोई भी हो, सब बराबर हैं कानून के लिए। ऑल वर गिवन द राइट्स, सबको राइट्स दिए गए, मैन एंड वुमेन को। इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाता है ख़त्म। अब इसका मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगा और उसमें मिलूंगा। और अगर इंग्लिश पापा चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर लिख लो 8059041145, 80 590 411 45। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सी यू। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा।